Hello everyone. Today I am going to continue the previous video which was on life process in living organism. This lesson was for standard 9. So let's continue. Take a transverse section of the stem of the plant and observe the stem xylem under a compound microscope. तो यहाँ पे हमने जो प्लांट का स्टेम था ये हमने यूजिन सॉल्यूशन में डाला था, तो इट हैड टर्न इनटू द रेड. यूजिन सोल्यूशन ऐसा सोल्यूशन है विच इज़ नॉर्मली यूज फॉर द साइटोलॉजी एंड हिस्टोलॉजी. मतलब सेल्स की अगर कोई स्टडी करनी हो तो उसमें यूजिन सोल्यूशन यूज़ करते हैं. तो अगर हम ये प्लांट यूजिन सोल्यूशन में रखेंगे 2 या 3 घंटे तक, तो इट विल टर्न इनटू द रेड. सो यू विल बी एबल टू सी द वेन्स विच हैव बीन टर्न रेड. ओके, सो व्हाट ही इज सेइंग हियर कि जो स्टेम का एक सेक्शन है, ट्रांसवर्स सेक्शन लीजिए और उसके स्टेन जाइलेम को, मतलब उसका जो जाइलेम है जिसमें ये यूजिन सोल्यूशन स्टेन हो गया है, मतलब इसकी वजह से स्टेम स्टेन्ड हो गया है, वो स्टेन पार्ट लेके कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंडर हमें उसको ऑब्जर्व करना है. तो इसमें क्या है देखिए. नेक्स्ट इज एब्जॉर्प्शन विद द हेल्प ऑफ रूट्स. अभी रूट्स की वजह से एब्जॉर्प्शन कैसे होता है. रूट्स आर इन कॉन्टैक्ट विद द सॉइल पार्टिकल्स. तो सॉइल पार्टिकल्स में एक्सेस अमाउंट में क्या है, वाटर है, मिनरल है, मतलब हाई कॉन्सेंट्रेशन में है. रूट्स कहाँ पे रहते हैं, सॉइल में रहते हैं. तो ये रूट्स क्या करेंगे, वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करेंगे और ये एब्जॉर्ब करके फिर कॉर्टेक्स थ्रू जाइलेम तक पहुँचाएंगे. Root cells are in contact with the water and minerals in the soil. Water and minerals enter the cell on the root surface due to differences in concentration. अभी प्लांट्स के जो रूट्स है उसमें मिनरल और वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कैसे है, कम है. जबकि सॉइल है, सॉइल में वाटर और मिनरल का कॉन्सेंट्रेशन कैसे है, ज़्यादा है. तो हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऐसा उसका फ्लो रहेगा. तो सॉइल से वाटर और मिनरल लेके ये रूट सेल्स क्या करेंगे, उसको प्लांट के ऊपरी तक पहुंचाएंगे. मतलब हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में ये जो वाटर और मिनरल है वो रूट सेल्स एब्जॉर्ब करके ऊपर भेजेंगे. ओके, थ्रू द कॉर्टेक्स टू द जाइलम. और ये सब जो मूवमेंट है वो क्यों हो पाता है, क्योंकि मतलब बिकॉज ऑफ द डिफरेंसेस इन द कॉन्सेंट्रेशन. सॉइल में जो है वो कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, प्लांट में मिनरल और वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम है. एज अ रिजल्ट दिस सेल्स बिकम टर्जिड. अभी ये वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करते रहेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, रूट सेल्स टर्जिड हो जाएंगे. टर्जिड मतलब फूल जाएंगे, थोड़े बल्ज आउट हो जाएंगे. तो इसकी वजह से दिस टर्जिड सेल्स एक्सर्ट प्रेशर ऑन द एडजेसेंट सेल. तो ये अगर रूट सेल्स टर्जिड हो गई तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि सराउंडिंग जो एडजेसेंट टिश्यूज है उसके ऊपर प्रेशर आने लगेगा. दिस प्रेशर इज ओनली नोन एज रूट प्रेशर. इसी को क्या बोलते हैं, रूट प्रेशर बोलते हैं. अंडर द इफेक्ट ऑफ दिस प्रेशर वाटर एंड मिनरल रीच द जाइलम of the root and reduce this difference in concentration. They are continuously pushed forward. मतलब पूरे इसका कंक्लूजन क्या है कि वो रूट्स सेल जो है वो वाटर मिनरल एब्जॉर्ब करेंगे, इसकी वजह से वो टर्जिड हो जाएंगे. अभी टर्जिड हो गए तो क्या हो जाएगा, एडजेसेंट सेल्स पे प्रेशर आने लगेगा. बिकॉज ऑफ दैट प्रेशर जो मिनरल्स वाटर्स है वो कहाँ पे पुश हो पाएंगे, पुश फॉरवर्ड, मतलब आगे आगे सरक पाएंगे. एज अ रिजल्ट ऑफ दिस कंटिन्यूस मूवमेंट अ वाटर कॉलम इज फॉर्म. अभी इसकी वजह से क्या हो जाएगा, वहाँ पे एक वाटर कॉलम फॉर्म हो जाएगा. सपोज ये ऐसे ऐसे ट्यूब है, ऐसे ट्यूब फॉर्म हो गया है और इसके अंदर पूरा वाटर रहेगा, दैट इज वाटर कॉलम विच इज कंटिन्यूसली पुश हाइड. तो वो कंटिन्यूसली क्या हो जाएगा, आगे आगे बढ़ता रहेगा. क्यों बढ़ता रहेगा, क्योंकि नीचे से क्या आ रहा है, रूट प्रेशर आ रहा है, क्योंकि रूट्स क्या हो गए थे, टर्जिड हो गए थे. This pressure is sufficient to lift the water up in shrubs, small plants and the small trees. तो इतना जो प्रेशर है वो सफिशियंट है कि जिसके वजह से वो जो वाटर है वो रूट से लेके ऊपर तक पहुंच पाएगा. ट्रांसपायरेशन पूल. नाउ वी विल सी व्हाट इज ट्रांसपायरेशन पूल. तो यहाँ पे इन्होंने एक फिगर दी हुई है. यहाँ पे वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है, मिनरल एब्जॉर्ब हो रहे हैं. यहाँ पे उन्होंने लीफ दिया है. लीफ का जो अंदर का स्ट्रक्चर है ये थिन लेयर है, ऊपर की एपिडर्मल लेयर जो है दैट इज़ थिन लेयर. फिर इसके अंदर ये टिश्यूज़ है. यहाँ पे स्टोमेटल ओपनिंग है. स्टोमेटल ओपनिंग के आजू बाजू में दो गार्ड सेल्स रहती है. तो ये गार्ड सेल्स डिसाइड करती है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा.
और यहाँ से ये वाटर जा रहा है। ओके, तो लेट्स सी इन ब्रीफ। प्लांट्स गिव आउट वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स थ्रू द स्टोमेटा ऑन देयर लीव्स। अभी ये लीव्स में ही मतलब पत्तों के ऊपर स्टोमेटा रहता है, तो वो प्लांट में जो भी वाटर है वो स्टोमेटा के थ्रू इवेपोरेट हो जाता है। टू सेल्स कॉल्ड गार्ड सेल्स आर प्रेजेंट अराउंड द स्टोमेटा। ये स्टोमेटा के आजू बाजू में दो सेल्स रहते हैं, उनको गार्ड सेल बोलते हैं। दिस सेल कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो ये गार्ड सेल पे डिपेंड करता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा। ट्रांसपायरेशन अकर्स थ्रू दिस स्टोमेटा। अभी ट्रांसपायरेशन की जो पूरी प्रोसेस है प्लांट में वो किसकी वजह से होती है, मतलब किसके थ्रू होती है? इट हैपन्स बिकॉज ऑफ इट हैपन्स थ्रू द स्टोमेटा. Water is released into the atmosphere by the leaves through the process of evaporation. अभी वाटर का लीफ का जो सरफेस है, एपिडर्मल लेयर है ऊपर का, वो थिन रहता है, तो वहाँ से क्या हो जाता है, जो वाटर है वो इवेपोरेट हो जाता है। तो अभी वाटर लेवल क्या हो जाएगा प्लांट का, कम हो जाएगा, क्योंकि वाटर इज कंटिन्यूसली इवेपोरेटिंग ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ। तो एपिडर्मल लेयर ऑफ द लीफ डिक्रीजेस, मतलब वाटर लेवल जो है एपिडर्मल लेयर ऑफ लीफ में वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वाटर इज ब्रॉट अप टू द लीव्स थ्रू द जाइलम सो एज टू कंपेंसेट फॉर द लॉस्ट वाटर। अभी जाइलम से वाटर कहाँ आएगा, ऊपर ऊपर तक, लीफ तक आएगा। क्यों? क्योंकि लीफ से ऑलरेडी वाटर क्या हो चुका है, इवेपोरेट हो चुका है। ट्रांसपायरेशन हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। तो ट्रांसपायरेशन किस लिए मदद करेगा, एब्जॉर्प्शन। किसका एब्जॉर्प्शन, वाटर और मिनरल का। ट्रांसपायरेशन की वजह से वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन होगा और वो पूरे प्लांट में डिस्ट्रीब्यूट हो पाएंगे। Whereas root pressure performs the important role in pushing the water up during the night time. और रूट प्रेशर की वजह से क्या हो जाएगा, जो वाटर है वो नीचे से ऊपरी भाग तक, मतलब उसके प्लांट के एंड पार्ट तक वो डिस्ट्रीब्यूट हो पाएगा। देर इज़ अ डिफरेंस इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द मिनरल्स एंड वाटर। तो हमेशा हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन जाएगा, और रूट प्रेशर की वजह से वो नीचे जो एडजेसेंट सेल्स है वहाँ पे प्रेशर मेंटेन हो पाएगा, और उसी रूट प्रेशर की वजह से जो वाटर और मिनरल का ट्रांसपायरेशन है वो ऊपर तक जा पाएगा और पूरे प्लांट में वो वाटर मिनरल्स डिस्ट्रीब्यूट हो पाएंगे। Let's see next. Do you know the oak tree releases about 1,51,000 liters of water into the air by process of transpiration in 1 year, whereas a maize crop in an area of 1 acre gives out about 11,400 to 15,100 liters of water per day. तो oak tree है, okay, oak tree releases 1,51,000 liter water, whereas the maize crop it gives 11,400 to 15,100 liter water per day. This everything happens because of the transpiration. अभी आपको समझ में आया ट्रांसपायरेशन मतलब क्या है, कि ट्रांसपायरेशन में क्या होता है कि पत्तों का जो सरफेस रहता है वो थीन एपिडर्मिस रहता है, तो वहाँ से वाटर क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, तो पत्तों में पानी क्या हो जाता है, डेफिसिट हो जाता है। तो रूट्स में क्या है, हायर कॉन्सेंट्रेशन है, क्योंकि सॉइल नीचे है, तो सॉइल में क्या है, हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स है। तो हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन बिकॉज ऑफ रूट प्रेशर क्या हो जाएगा, वो जो वाटर एंड मिनरल है वो दे विल गो फॉरवर्ड इन अपवर्ड डायरेक्शन, ऊपर तक पहुंच पाएंगे, और रूट प्रेशर की वजह से ही वो पानी और मिनरल्स ऊपर जाएंगे और पूरे प्लांट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द फूड एंड अदर सब्सटेंसेस इन प्लांट्स। अभी फूड और अदर सब्सटेंसेस जो है, अदर पदार्थ जो है प्लांट्स में, उनका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा वो हम देखेंगे। अ फूड प्रोड्यूस इन लीव्स इज ट्रांसपोर्टेड टू ईच सेल इन द प्लांट बॉडी। अभी जो पत्तों में फूड प्रोड्यूस हुआ है वो क्या हो जाएगा, पेड़ की जो हर एक सेल है वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। Excess food except amino acid is stored in the roots, fruits and seeds. अभी जो एक्सेस मतलब अगर ज़्यादा मात्रा में फूड प्रिपेयर कर दिया है प्लांट ने, सिर्फ अमाइनो एसिड छोड़ के, बाकी सब कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, रूट्स में, फ्रूट्स में और सीड्स में। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन ऑफ मटेरियल। उसे क्या बोलते हैं,
ट्रांसलोकेशन ऑफ मटेरियल मतलब हम ऐसे मतलब एक एग्जांपल ध्यान में रखेंगे कि सपोज़ हमने एक्स्ट्रा खाना बनाया है तो वो हमने फ्रिज में स्टोर करके रखा है। तो वैसे ही प्लांट क्या करते हैं, अगर वो एक्सेस फूड बनाते हैं, मतलब कुछ एक्स्ट्रा फूड है उनके पास, सिर्फ अमाइनो एसिड वो स्टोर नहीं कर पाते, लेकिन बाकी अगर एक्सेस फूड है तो वो क्या करेंगे, दे विल स्टोर इन रूट्स में, फ्रूट्स में और सीड्स में वो स्टोर करके रखेंगे। उसको ही क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। इट इज़ कैरिड आउट इन बोथ द अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन बाय द फ्लोएम। अभी फ्लोएम और जाइलम हमने देखा था, तो फ्लोएम इज यूजुअली फॉर फूड, राइट। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड के लिए फ्लोएम जो है वो इम्पॉर्टेंट है। तो वो क्या करेगा, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड दोनों डायरेक्शन में ये जो फूड है उसको कैरी करेगा। Translocation of material is not a simple physical process, it requires energy. This energy is obtained from the ATP. अभी एनिमल्स भी जब भी एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते हैं, मतलब वॉट एवर वर्क यू विल डू, यू विल नीड एनर्जी फॉर दैट। तो ट्रांसलोकेशन इज द प्रोसेस वेयर द प्लांट्स विल स्टोर देयर एक्सेस फूड इन रूट्स, सीड्स और फ्रूट्स। तो ये पूरा क्या है, एक काम है। वो काम करने के लिए प्लांट्स विल ऑल्सो नीड एनर्जी। तो एनर्जी कहाँ से यूज़ करेंगे, मतलब एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर दिस वर्क। तो ये जो एनर्जी है वो इट गेट्स ऑब्टेन फ्रॉम द एटीपी। ATP is nothing but the adenosine triphosphate. Whenever food material like sucrose is transported towards a part of a plant via phloem with the help of ATP, the water concentration decreases in the plant. कभी भी फूड मटेरियल जैसे कि सुक्रोज है, ये अगर एक पर्टिकुलर पार्ट में जा रहा है प्लांट के थ्रू द फ्लोएम, मतलब फ्लोएम इज मैंडेटरी, क्या बोल सकते हैं हम उसको, कि फ्लोएम ये एक इतना इम्पॉर्टेंट है जो अपने फूड को क्या करेगा, कैरी करेगा। या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड किसके ऊपर डिपेंड करेगा, फ्लोएम के ऊपर डिपेंड करेगा विद द हेल्प ऑफ एटीपी। लेकिन वहाँ पे जो वाटर कॉन्सेंट्रेशन रहेगा वो पार्ट में वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। एज अ रिजल्ट वाटर एंटर्स द सेल बाय प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तो इसकी वजह से फिर क्या होगा, डिफ्यूजन की मदद से वाटर जो है वो सेल्स में एंटर कर जाएगा। डिफ्यूजन मतलब हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो वाटर क्या था, वो एरिया में वाटर ज़्यादा था, तो वो क्या करेगा, it will start entering into the cells by the process of diffusion. The pressure on the cell wall increases due to the increase in cellular content. अभी पानी भी सेल के अंदर चला गया तो क्या होगा, सेल वॉल के ऊपर का प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब तक हमने ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंस इन प्लांट्स में क्या क्या देखा। जब भी जो प्लांट है वो एक्सेस मात्रा में अगर फूड या फूड सिर्फ अमाइनो एसिड छोड़ के अगर प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो एक्सेस जो फूड है दे स्टोर इट इनटू द रूट्स, फ्रूट्स एंड सीड्स। तो इसको ही हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन ऑफ द मिनरल्स। तो ये ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल्स जो है उसकी मतलब ये प्रोसेस है, इसके लिए क्या लगेगा, प्लांट को एनर्जी लगेगी। ये एनर्जी रिक्वायरमेंट वो कैसे फुलफिल करेगा, with the help of ATP. This energy is obtained from the ATP. ATP के फॉर्म में से ये एनर्जी उनको मिलेगा। उसके बाद अगर whenever food material like sucrose is transported towards a part of a plant via the phloem with the help of ATP, the water concentration decreases in the plant. अगर सपोज हमको मतलब प्लांट क्या कर रहा है, सुक्रोज को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, तो जो पार्ट में सुक्रोज ट्रांसपोर्ट हो रहा है वहाँ पे क्या हो जाएगा, वाटर कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कम हो जाएगा। एज अ रिजल्ट वाटर एंटर्स द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तभी क्या होगा, वाटर क्या करेगा, सेल में एंटर कर लेगा, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो वाटर अभी कहाँ गया, सेल में गया, क्योंकि वो पर्टिकुलर एरिया में क्या दिया हमने, सुक्रोज दिया। सुक्रोज वहाँ पे पहुँचा तो वाटर वहाँ से आया और हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन चला गया डिफ्यूजन से। ओके, तो अभी सेल वॉल के अंदर क्या हुआ, ये बाकी का जो एक्सेस वाटर था हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन आया, तो सेल में क्या था, लोअर कॉन्सेंट्रेशन था। तो ये वाटर सेल के अंदर जब एंटर करेगा तो तभी क्या होगा, सेल वॉल क्या हो जाएगी, मतलब उसमें का जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ओके,
तो अभी सेल्यूलर कंटेंट बढ़ गया, वाटर अंदर आ गया, मिनरल्स अंदर आ गए, तो वहाँ पे सेल्यूलर कंटेंट बढ़ने की वजह से क्या हो जाएगा, प्रेशर इनसाइड द सेल विल ऑल्सो गेट इंक्रीज। अभी ये अगर वहाँ पे प्रेशर इंक्रीज हो गया तो क्या होगा, फूड इज पुश्ड इनटू नेबरिंग सेल्स। वहाँ पे जगह ही नहीं है, वो सेल में जगह ही नहीं है, तो क्या करेगा वो जो फूड है वो नेबरिंग सेल में पुश कर देगा, क्योंकि यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन है सेल के अंदर, सेल वॉल के अंदर वो बढ़ गया है। तो हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, मतलब जहाँ पे प्रेशर कम है ऐसे नेबरिंग सेल्स में वो फूड क्या हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। दिस प्रोसेस हेल्प्स द फ्लोएम टू ट्रांसपोर्ट द मटेरियल एज पर द नीड ऑफ द प्लांट। मतलब जिस जिस सेल वॉल में फूड की कमतरता है, या जो जो पार्ट में प्लांट के फूड की कमतरता है, वहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। क्योंकि देखिए, मतलब सिंपल भाषा में बताए तो क्या है, सुक्रोज अभी ट्रांसपोर्ट हो रहा है, एक पर्टिकुलर पार्ट की तरफ सुक्रोज ट्रांसपोर्ट हो रहा है, अभी वो वहाँ पे पहुँच गया, तो वो तभी क्या होगा, वहाँ का जो एक्सेस वाटर है वो उधर से निकल जाएगा। ओके, सुक्रोज अंदर जाके बैठ गया, वाटर बाहर आ गया, अभी हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन वाटर जाएगा, तो इसी को बोलते हैं हम डिफ्यूजन। अभी वहाँ से हायर कॉन्सेंट्रेशन से आके वाटर दूसरे सेल में घुस गया जहाँ पे लोअर कॉन्सेंट्रेशन था। अभी यहाँ पे क्या हुआ, सेल्यूलर कंटेंट जो है वो बढ़ गया, तो सेल वॉल के ऊपर प्रेशर कैसे आएगा, ज़्यादा आएगा, तो यहाँ से फिर वापस फूड निकल के ऐसी जगह पे जाएगा जहाँ पे उसका कॉन्सेंट्रेशन कम है। तो यहाँ पे सेल्यूलर जो प्रेशर है वो बढ़ गया है, तो उस सेल्यूलर प्रेशर की वजह से वहाँ से फूड ऐसे पार्ट में जाएगा जहाँ पे फूड डेफिसिट है, या जहाँ पे सेल वॉल के जो कंटेंट्स है वो कम है। ओके, तो इसी प्रकार क्या होता है कि फ्लोएम इज एबल टू ट्रांसपोर्ट द मटेरियल एज पर नीड ऑफ द प्लांट। जहाँ पे उसकी ज़रूरत ज़्यादा होगी वहाँ पे फ्लोएम उसको ट्रांसपोर्ट कर पाएगा। During flowering season, the sugar stored in the roots or the stem is transported towards the florid buds to make them open and blossom. अभी फ्लावरिंग सीजन में, मतलब जब फूलों का सीजन आता है, जब पेड़ पौधों को फूल लगते हैं, तभी क्या होता है, जो शुगर रूट और स्टेम में स्टोर होती है वो शुगर वहाँ से आती है और ट्रांसपोर्ट हो जाती है। कहाँ पे ट्रांसपोर्ट होगी, वो जो बर्ड्स है, कलियाँ और फ्लोरल बर्ड्स बोलते हैं उसको, कलियों की तरफ क्या हो जाएगी, ट्रांसपोर्ट हो जाएगी। क्योंकि जो कलियां है वो उमलने के लिए, वो बर्ड्स जो है वो ब्लॉसम होने के लिए, दैट बर्ड विल नीड मोर ग्लूकोज, मोर शुगर, मतलब वहाँ पे क्या हो जाएगा, जो भी है वो डेफिसिट हो जाएगा और रिक्वायरमेंट कैसे रहेगी, ज़्यादा रहेगी। इसलिए वापस स्टेम और रूट में जो भी उन्होंने शुगर स्टोर करके रखी थी वो कहाँ पे जाएगी, एंड पार्ट में जाएगी, जहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, मतलब हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। I hope you have understood. I want to tell you the whole stuff in a very simple words कि पूरा जो ये ट्रांसपोर्टेशन का ये प्रोसेस है वो कैसे होता है, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। अब कहीं पे अगर सुक्रोज ट्रांसपोर्ट कर रहे तो सुक्रोज ट्रांसपोर्ट करते करते एक पर्टिकुलर पार्ट में गए, पार्ट के प्लांट के, वहाँ पे वाटर का कॉन्सेंट्रेशन अगर ज़्यादा है तो वाटर उधर से निकल के आ जाएगा हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन, मतलब जहाँ पे उसकी कमतरता है वो पार्ट में चला जाएगा। अभी वहाँ पे जाके क्या होगा, वहाँ की जो सेल वॉल है वो उसके ऊपर प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि सेलुलर कंटेंट क्या हो गया है, बढ़ गया है। फिर उधर से वो ऐसे पार्ट में, उधर से फूड वो पुश करता रहेगा और ऐसे पार्ट में जाएगा जहाँ पे उसकी ज़्यादा ज़रूरत है। तो फ्लावरिंग सीजन में भी ऐसे ही होता है कि स्टेम और रूट्स में जो भी शुगर स्टोर करके रखा है वो कहाँ पे जाएगा, ऐसे पार्ट में जाएगा जहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट है, मतलब जहाँ पे बर्ड्स है, जहाँ पे वो फ्लावर आने वाले हैं, वहाँ पे जो शुगर की रिक्वायरमेंट रहेगी वो ज़्यादा रहेगी। इसलिए स्टेम और रूट से शुगर निकल के जो भी स्टोर करके रखी थी वो हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, मतलब जहाँ पे बर्ड्स आने वाली है वहाँ पे जाएगा। ओके, then next one is excretion. At least a small quantity of garbage or waste is produced every day in each house. What will happen if you will keep this garbage for many days in our house? हर घर में क्या होता है, कचरा कूड़ा जमा होता है, तो अगर हम ये कचरा कूड़ा जमा करते गए तो क्या होगा, and waste substances like urea, uric acid, ammonia, etc. are produced in living organism.
मतलब जैसे ऑर्गेनिज्म में भी ऐसा ही हार्मफुल और वेस्ट सब्सटेंसेस रहते हैं, जैसे कि यूरिया है, यूरिक एसिड है, अमोनिया है, तो इसको बॉडी के बाहर डालना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। उसे ही हम बोलते हैं एक्सक्रिएशन। जो अनवांटेड स्टफ है उसको बॉडी से बाहर डालना, इसी प्रोसेस को बोलते हैं एक्सक्रिएशन। इफ दिस सब्सटेंसेस एक्यूमुलेटेड इन आवर बॉडी or are written in the body for long, it can lead to serious harm or even death। अगर जो अनवांटेड, मतलब सोचो अपने घर में कूड़ा कचरा जमा होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, तो वहाँ पे कुछ हाइजीनिक रहेगा क्या? कुछ भी नहीं रहेगा। वो अलग अलग प्रकार के डिसीजेज हो जाएंगे, वो डिकम्पोज होने लगेगा, मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगे। वैसे ही अपने बॉडी का है, यूरिया, यूरिक एसिड, ये जो भी अमोनिया, ये जो भी सब्सटेंस है, दिस आर अनवांटेड स्टफ, तो उनको एक्सक्रिएट करना ज़रूरी है। अगर ये एक्यूमुलेट होते गए, मतलब ये बॉडी में कलेक्ट होते गए, तो क्या हो जाएगा? इट विल लीड टू द डेथ, इट विल लीड टू मेनी डिसीजेस टू अस। मतलब उसकी वजह से क्या हो जाएगा? हमें बहुत सारी बीमारियां होंगी और हम उसकी वजह से मर भी सकते हैं, क्योंकि अनवांटेड स्टफ की जो मात्रा है वो बॉडी में बढ़ जाएगी। Many harmful and waste substances like urea, uric acid, ammonia, etc. are produced in the living organisms. If these substances accumulate in our body or retain in the body for long, it can lead to serious harm or even death. Hence, it is necessary to remove such harmful and waste substances from the body. Different organisms have different methods of doing this. Removal of waste and harmful substances from the body is called excretion. तो excretion ये प्रोसेस है जिसकी वजह से हम जो अनवांटेड स्टफ है या हार्मफुल बोल सकते हैं, हार्मफुल सब्सटेंसेस, उसको बाहर निकालने की जो प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। रिमूवल ऑफ वेस्ट एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम द बॉडी, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड excretion. In unicellular organism, waste materials are directly eliminated across the cell surface, whereas the process of excretion in the multicellular organism is complex. अभी जो यूनिसेलुलर है, मतलब जो ऑर्गेनिज्म में एक ही सेल है, तो वो सेल वॉल से, सेल सरफेस से क्या करते हैं? वो वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रिएट कर देते हैं। लेकिन हमारे जैसे, मतलब ह्यूमन बींग्स है, एनिमल्स है, जो मल्टीसेलुलर है, तो बहुत सारी सेल्स है, तो उसमें वो जो एक्सक्रीशन का प्रोसेस है वो भी कैसे रहेगा? कॉम्प्लेक्स रहेगा। इट वोंट बी इजी और सिंपल। नाउ लेट्स सी द एक्सक्रिएशन इन प्लांट्स। व्हाई डज दिस हैपन? अभी ये एक्सक्रेशन क्यों होता है? अभी हमने पढ़ा कि अगर अनवांटेड स्टफ या ऐसे मटेरियल बॉडी में एक्यूमुलेट होते रहेंगे तो क्या होगा? इट विल बी हार्मफुल फॉर अस, इट कैन लीड टू द डेथ। तो सेम थिंग विल हैपन इन केस ऑफ प्लांट्स ऑल्सो। लीव्स ऑफ द प्लांट्स फॉल ऑफ इन अ पर्टिकुलर सीजन. Fruits, flower fall off after a certain period of time. Substances like resin, gum, etc. are given out of plant body. तो ये सब जो है वो क्या है? प्लांट्स के तरीके हैं एक्सक्रिएट करने के। जैसे कि पतझड़, मतलब जो पत्ते गिर जाते हैं, फ्रूट्स गिरते हैं, फ्लावर्स गिरते हैं। हमने रबर का ट्री देखा होगा, तो वहाँ से रबर जो चिकट ऐसे स्टिकी स्टिकी सब्सटेंस बाहर आता है, रेजिन, गम, ये सब बाहर आता है। तो दीज ऑल आर मेथड्स ऑफ एक्सक्रिएशन, बट दिस मेथड्स आर फॉर द प्लांट्स. एक्सक्रिएशन इज अ सिंपलर प्रोसेस इन प्लांट्स दैन इन एनिमल. तो एनिमल से अगर कंपेयर करें हम, तो प्लांट्स में जो एक्सक्रिएशन की प्रोसेस है वो काफ़ी सिंपल है. देर इज़ नो स्पेशल ऑर्गन और सिस्टम फॉर एक्सक्रिएशन इन प्लांट्स. प्लांट्स के पास ऐसी कोई पर्टिकुलर या सेपरेट ऐसी सिस्टम नहीं है, एक्सक्रिएटरी सिस्टम नहीं है जहाँ से वो एक्सक्रिएट कर सके. गैसियस सब्सटेंस आर गिवन आउट बाय डिफ्यूजन. गैसियस सब्सटेंस जो भी है, जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो भी है वो डिफ्यूजन की मदद से बाहर आते हैं, मतलब एक्सक्रिएट हो जाते हैं. मोस्ट ऑफ द वेस्ट सब्सटेंसेस ऑफ प्लांट आर स्टोर इन वैक्यूल्स ऑफ लिव सेल्स एंड इन फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड बार्क ऑफ द स्टेम. ओके, तो प्लांट्स में क्या होता है? जो वेस्ट मटेरियल रहता है, वेस्ट सब्सटेंसेस रहते हैं, वो वैक्यूल्स, लीफ मतलब पत्तों के सेल में जो वैक्यूल्स रहते हैं वहाँ पे वो स्टोर करके रखते हैं. और फ्लावर्स, फ्रूट्स और बार्क ऑफ द स्टेम, बार्क मतलब आउटर मोस्ट लेयर जो रहती है स्टेम और रूट की, वहाँ पे वो क्या करता है? स्टोर करता है. तो देखो वैक्यूल्स, तो पत्तों में, पेड़ के पत्तों में वैक्यूल्स रहते हैं, तो वो वैक्यूल्स में क्या करते हैं? वेस्ट अनवांटेड मटेरियल जो है वो वहाँ पे स्टोर करते हैं. और फ्लावर्स, फ्रूट्स और बार्क ऑफ द स्टेम, बार्क मतलब
आउटर मोस्ट जो लेयर रहती है स्टेम और रूट की, वो सब पूरा अनवांटेड स्टफ वहाँ पे स्टोर करते रहते हैं। आफ्टर सम टाइम दिस पार्ट्स फॉल ऑफ, कुछ दिनों के बाद क्या होता है, ये जो फूल है, फल है, और जो आउटर मोस्ट लेयर है स्टेम की और रूट की, वो गिर जाता है, वो पेड़ से अलग हो जाता है। मतलब जो भी अनवांटेड स्टफ है उन्होंने उसमें स्टोर किया था, वो क्या हो जाता है, एक्सक्रिएट हो जाता है या प्लांट से बाहर निकल जाता है। After some time, these parts fall off. Some other waste materials are stored in old and worn xylem in the form of resin and gum. अभी कुछ प्लांट्स में क्या होता है कि ये जो अनवांटेड स्टफ है वो वॉन मतलब डैमेज, जो भी डैमेज वाला जाइलम है, जाइलम जो डैमेज्ड है, जो पुराना है, उसमें रेजिन और गम जैसे क्या करते हैं ये, मतलब रेजिन और गम के फॉर्म में जो सब्सटेंस उनको एक्सक्रिएट करने हैं वो वहाँ पे स्टोर करके रखते हैं। Some waste materials are also given out through the roots into the surrounding soil. कभी कभी ये roots through roots भी excrete कर देते हैं, जो उनको unwanted stuff लगता है वो, तो roots से वो कहाँ जाएगा, soil में जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा, excretion in plants। तो excretion के लिए plants do not have any separate system for the excretion, whereas animal have the separate excretory system for the excretion। तो अभी पेड़ क्या करते हैं, जो भी अनवांटेड स्टफ है वो वैक्यूल्स में कलेक्ट करके रखते हैं, वैक्यूल्स ऑफ द लीफ। उसके बाद किस में करते हैं, फ्रूट्स है, फ्लावर्स है, और बार्क, बार्क बार्क मतलब क्या है, आउटर मोस्ट लेयर है स्टेम की और रूट की। और वॉन, वॉन एंड ओल्ड जाइलम अगर रहेगा, वॉन मतलब डैमेज, डैमेज हुआ हुआ जाइलम, और पुराना मतलब ओल्ड जाइलम रहेगा, तो उसके उसमें भी वो वेस्ट मटेरियल स्टोर करके रखते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेजिन एंड गम। गम मतलब अपना गोंद, और रेजिन मतलब राड़, जो राल बोलते हैं उसको, जो हम पूजा के टाइम यूज़ करते हैं। तो ये रेजिन और गम क्या करते हैं, वो पेड़ पेड़ के इसमें से बाहर निकल के आते हैं, मतलब वो दिस इज वन ऑफ द एक्सक्रिएटरी मेथड, एक्सक्रिएशन मेथड ऑफ द प्लांट्स। और कुछ कुछ प्लांट्स क्या करते हैं, फिर सराउंडिंग सॉइल्स में जो अनवांटेड स्टफ है वो रूट के थ्रू डाल देते हैं। ऑब्जर्व एंड फाइंड आउट। ऑब्जर्व योर मदर व्हाइल शी कट्स एलिफेंट्स फुट और arum leaves. Your hands may also begin to itch if you try to cut these leaves. Why does this happen? Try to find out. Ask your mother what she does to prevent itching. In some plants, waste material are present in the form of crystals of calcium oxalate. They are called raphids. ठीक है, हाँ, कुछ कुछ प्लांट्स रहते हैं जैसे एलिफेंट्स फुट है, तो उसके जो लीव्स है, या उसको दूसरा नाम है एरम लीव्स, तो जो क्रिस्टल्स है, मतलब कुछ कुछ प्लांट्स में वेस्ट मटेरियल जो है इट इट गेट्स एक्सक्रिएटेड इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट। कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल के फॉर्म में जो अनवांटेड स्टफ है वो कुछ कुछ पेड़ क्या करते हैं, एक्सक्रिएट करते हैं, तो उसे ही बोलते हैं रैफाइट्स। As they are needle shaped, they pickle and cause irritation of the skin. अभी वो कुछ कुछ प्लांट्स अपने वेस्ट मटेरियल कैसे एक्सक्रिएट करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्सैलेट। अभी ये क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम ऑक्सैलेट जो रहते हैं उसे ही हम बोलते हैं रैफाइट्स। और वो कैसे रहते हैं, नीडल शेप रहते हैं, तो वो जब चुभते हैं तब इरिटेशन होता है स्किन में और ईचिंग होती है। तो इसमें हमें ध्यान में क्या रखना है, क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्सैलेट, और ये कैसे रहते हैं, नीडल शेप्ड। Some waste materials of plants are useful to humans, for example gum, resin, latex of rubber, etc. मतलब ये जो पेड़ से गोंद टपकता है, गम टपकता है, या रबर ट्रीज होते हैं, तो दीज आर ऑल एक्सक्रिएटरी मेथड्स, एक्सक्रिएशन के मेथड्स है प्लांट्स के, जिसके थ्रू वो अपने अनवांटेड मटेरियल को, अनवांटेड स्टफ को, वेस्ट मटेरियल को बाहर डालते हैं। नेक्स्ट इज एक्सक्रिएशन इन ह्यूमन बींग्स। अभी पेड़ का तो हो गया, अभी ह्यूमन बींग्स में एक्सक्रिएशन कैसे होता है। विच वेस्ट मटेरियल्स आर प्रोड्यूस इन our body through metabolic activities. How does the process of excretion take place in humans? There are different organ systems in the human body to bring about the different life process, such as the digestive system for the digestion of food, respiratory system for the respiration, etc.
The process of digestion leading to energy production is an important process of our body. Various waste materials are formed during this process. Removal of this waste from the body is important, and it is excretory system that carries out this function. अभी यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि अपने ह्यूमन बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम है जो फूड का डाइजेशन करेगी, रेस्पिरेटरी सिस्टम है जो रेस्पिरेशन के लिए हेल्प आउट करेगी। तो जब भी ये डाइजेशन का प्रोसेस होता है तो वहाँ पे क्या होता है, एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, वहाँ पे एनर्जी का मतलब एनर्जी उत्पन्न होती है, और जब भी एनर्जी उत्पन्न होती है तभी यहाँ पे कुछ वेस्ट मटेरियल भी प्रोड्यूस होता है। तो ये जो वेस्ट मटेरियल है वो शरीर के बाहर डालने के लिए हमारे पास क्या है, एक्सक्रिएटरी सिस्टम है, जो ये पूरे एक्सक्रिएशन के फंक्शंस है वो कैरी आउट कर पाती है। द ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ किडनीज, पेयर ऑफ यूरेटर्स, urinary bladder and the urethra. Urine is formed by the kidneys by separating the waste and unwanted excess substances from the blood. अभी blood में जो भी हमारे unwanted substances हैं, जो भी waste material है, वो kidneys क्या करती है, blood में से separate करती है और urine through अपने शरीर के बाहर डालती है। तो अपने excretory system में क्या है, we have two kidneys, okay, we have two kidneys, then we have the ureters, two ureters, जो ऐसे पाइप जैसे ये दिख रहे हैं, दोज आर यूरेटर्स। देन वी हैव द यूरिनरी ब्लैडर, जहाँ पे यूरिन आके कलेक्ट होता है, एंड देन वी हैव द यूरेथ्रा। सो हियर दे हैव गिवन द एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड द किडनीज। दिस इज इंफीरियर वेना कैवा। इंफीरियर वेना कैवा जो है वो हार्ट के नीचे के भाग से आता है, जो वीनस सिस्टम में आता है, यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। उसके बाद उन्होंने दिया है रीनल पेल्विस, मेडुला एंड द कॉर्टेक्स। जो बाहर का भाग है किडनी का उसे बोलेंगे हम कॉर्टेक्स। जो अंदर का है, मतलब कॉर्टेक्स के अंदर देयर इज अ मेडुला, फिर उसके अंदर ये सब जब मेडुलास दे गेट कलेक्टेड एंड दे ओपन इनटू द रीनल पेल्विस, और फिर ये यूरेटर है, मतलब यहाँ पे यूरिन फॉर्मेशन का प्रोसेस हो गया, तो यूरेटर से ये यूरिन नीचे आएगी, इट विल गेट कलेक्टेड इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। किडनीज के ऊपर ही एड्रिनल ग्लैंड्स रहते हैं, ओके। तो एड्रिनल ग्लैंड्स क्या करते हैं, एड्रिनोकॉर्टिकॉइड हार्मोन, ये सब हार्मोन्स जो है वो सीक्रेट कर पाते हैं। रीनल, यहाँ पे दिस इज द रीनल आर्टरी, दिस इज रीनल वेन, दिस इज रीनल वेन, दिस इज आर्टरी, ब्लड। These are kidney, this is the kidney, then this is abdominal aorta. Abdominal aorta ये सबसे बड़ा है जो abdominal organs को oxygenated blood पहुंचाता है, सप्लाई करता है। These are the this is the ureter, this is bladder and this is urethra from where the urine will come out. So this is the structure of kidney. This is ureter which is coming out of kidney. अभी किडनी के अंदर जाने वाले कौन से हैं और बाहर आने वाले कौन से। रीनल आर्टरी गोज इनसाइड, रीनल वेन गोज इनसाइड, whereas ureter comes out. This ureter comes out from the kidney and it gets attached to the urinary bladder where the urine gets collected. यहाँ पे क्या होगी, यूरिन कलेक्ट होगी। तो रीनल आर्टरी और रीनल वेन क्या है, ये अंदर जा रहे हैं और यूरेटर क्या कर रहा है, बाहर आ रहा है, क्योंकि यूरेटर से ही क्या हो जाएगा, यूरेटर से यूरिन यहाँ से ऐसे आएगी और यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे उन्होंने दिया है दिस इज रीनल कैप्सूल, कैप्सूल मतलब उसका आउटर कवरिंग है। उसके बाद दिस इज द कॉर्टेक्स, these are the renal pyramid, से pyramid like दिख रहा है, this is renal pyramid, this is renal cortex and these are the renal calyces or calyx. This renal calyx open into the renal pelvis. Okay, so now we will see the structure of kidneys in detail. The two bean-shaped kidneys are situated on either side of the vertebral column. हमने vertebral column देखा है, तो vertebral column के दोनों साइड में एक किडनी लेफ्ट में और एक किडनी राइट में रहेगी on the posterior side of abdomen. अगर abdomen को ओपन करोगे तो आगे से अगर एंटीरियर को बोलते हैं आगे से जो व्यू रहता है दैट इज एंटीरियर, और पीछे से जो व्यू रहेगा उसे बोलते हैं पोस्टीरियर।
तो आगे से क्या दिखेगा आपको, आगे रहेगा लीवर रहेगा, स्प्लीन रहेगा, इंटेस्टाइन रहेगा, और इसके पीछे जो है ये दो बीन शेप्ड किडनीज रहेंगे, मतलब पोस्टीरियर साइड को। द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी दैट परफॉर्म्स द बेसिक फंक्शन ऑफ फिल्ट्रेशन इज कॉल्ड नेफ्रॉन। तो फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी क्या है, नेफ्रॉन है, ये ध्यान में रखना है। फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन। Each nephron has a cup-like thin wall upper part called Bowman's capsule. Like हर नेफ्रॉन के ऊपरी हिस्से में एक कप लाइक स्ट्रक्चर है जिसका वॉल थिन है, उसे हम बोलते हैं बाउमैन्स कैप्सूल। ओके, द नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज इन इट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। ठीक है, तो किडनी है, किडनी बीन शेप्ड है। वी हैव टू किडनीज, बोथ द किडनीज आर बीन शेप्ड, दे लाइज in the posterior side of the abdomen on both side of the vertebrae. Okay, उसके बाद हमने क्या देखा कि नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी, और ये नेफ्रॉन के अपर साइड में तो वहाँ पे क्या रहता है, एक कप शेप पार्ट रहता है, कप लाइक थिन वॉल अपर पार्ट रहता है जिसे हम बोलते हैं बाउमैन्स कैप्सूल। ईच नेफ्रॉन हैज अ कप लाइक थिन वॉल पार्ट, उसे बोलते हैं बाउमैन्स कैप्सूल। और ये कैप्सूल में जो नेटवर्क्स है कैपिलरीज का, उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। मतलब में क्या है, एक कप लाइक थिन वॉल अपर पार्ट है जिसको बाउमैन्स कैप्सूल बोलते हैं, और वो बाउमैन्स कैप्सूल के अंदर क्या है, कैपिलरीज का नेटवर्क है, उसे हम क्या बोलेंगे, ग्लोमेरुलस। द यूरिया प्रोड्यूस इन द लीवर कम्स इनटू द ब्लड। अभी यूरिया प्रोड्यूस कौन करेगा, लीवर प्रोड्यूस करेगा। अभी लीवर ने जो भी यूरिया प्रोड्यूस किया है वो कहाँ पे आएगा, ब्लड में आएगा। When the urea containing blood comes into the glomerulus, glomerulus क्या है, वो जो कप शेप थिन वॉल एक स्ट्रक्चर था नेफ्रॉन का, तो उसके ऊपर जो कैपिलरीज का नेटवर्क है उसको हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं। तो वो कैपिलरीज के नेटवर्क में ये यूरिया वाला ब्लड आएगा। ओके, इट इज फिल्टर्ड थ्रू द कैपिलरीज एंड यूरिया एंड द सिमिलर सब्सटेंसेस आर सेपरेटेड फ्रॉम इट। तो वो कैपिलरीज में से यूरिया और बाकी के जो सब्सटेंसेस है वो क्या हो जाएंगे, फिल्टर हो जाएंगे। Water molecules and the small molecules of some other substances can cross the semi-permeable membrane of Bowman's capsule. अभी Bowman's capsule का कैप्सूल की एक खासियत है, वो मतलब इट इज सेमी परमिएबल। मतलब परमेबिलिटी मतलब क्या, पारदर्शिता, मतलब उस पे से ट्रांसफर हो सकते हैं। तो सेमी परमिएबल मतलब क्या, थोड़ा थोड़ा परमिएबिलिटी जिसमें है, आधा परमिएबिलिटी है और आधा नहीं है, ऐसे टाइप का। तो ऐसे ये बाउमैन्स कैप्सूल में पूरे जो सब्सटेंस है वो उसमें से जा सकते हैं, मतलब उससे फिल्टर हो सकते हैं। वाटर मॉलिक्यूल एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो है कुछ सब्सटेंस के, वो ये सेमी परमेबल जो बाउमैन्स कैप्सूल है उसमें से जा सकते हैं। अ सोल्यूशन एक्यूमुलेटेड इन द कैविटी ऑफ बाउमैन्स कैप्सूल passes into the tubular part of the nephron। फिर ये बाउमैन्स कैप्सूल से क्या होगा, वो नेफ्रॉन के इसमें जाएगा, ट्यूबुलर पार्ट में से जाएगा। Here molecules of the water and some other useful substances are reabsorbed into the blood. Urine is formed from the remaining solution which is full of waste material. The urine is carried by the ureter and stored in the urinary bladder। मतलब अभी हमें यही ध्यान में रखना है कि किडनी है, किडनी का फंक्शनल यूनिट जो है वो नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन हर एक नेफ्रॉन में ऐसे कप लाइक स्ट्रक्चर रहता है, और जो थिन वॉल रहता है उसमें से जो ये है वो पास हो सकते हैं, मतलब फिल्टर जैसा काम करेगा वो, उसे हम बाउमैन्स कैप्सूल कहते हैं। और बाउमैन्स कैप्सूल में एक कैपिलरी का नेटवर्क रहता है, उसे हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं। तो अभी लीवर ने यहाँ पे यूरिया प्रोड्यूस किया है, वो यूरिया वाला ब्लड जो है वो बाउमैन कैप्सूल से उसके बाद अभी वाटर मॉलिक्यूल और छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स है वो, तो ये बाउमैन कैप्सूल कैसा है, सेमी परमेबल है, मतलब अर्ध पारदर्शित है, तो उसमें से वो जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स है वो पास हो सकते हैं। तो ये जो सोल्यूशन है वो क्या हो जाएगा, बाउमैन कैप्सूल में क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा, ठीक है, वहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद उसका जो ट्यूबुलर पार्ट है नीचे से नेफ्रॉन का, वहाँ से पास हो जाएगा। अभी ये ट्यूबुलर पार्ट में जब वो पास होगा तब जो यूजफुल सब्सटेंस है वो क्या करेगा, ब्लड अपने में खुद में एब्जॉर्ब कर लेगा, और जो अनवांटेड स्टफ है वो नीचे चला जाएगा।
तो ये जो अनवांटेड सोल्यूशन है, अनवांटेड स्टफ है, उसी से ये यूरिन फॉर्म हो जाता है, जिसमें पूरा वेस्ट मटेरियल रहता है। उसके बाद ये जो यूरिन फॉर्म हुई है वो यूरेटर्स, हमने यहाँ पे देखा था, यूरेटर्स से नीचे नीचे आएगी और यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट हो जाएगी। जब ये ब्लैडर फुल होगा, दैट टाइम वी विल गेट सेंसेशन टू गो फॉर द पी। तो तभी हम क्या करेंगे, यूरिन पास करेंगे थ्रू द यूरेथ्रा। I hope you have understood everything, what all things I told you till now. I hope you have liked this video. If you have any doubts about anything, you can write it in a comment section. Thank you very much.